तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जीरो कहाँ पे होंगे। अब कंडीशन आता है इनके रेंज का। रेंज बताने से पहले मैं एक टर्म या एक रिलेशन बताना चाहूँगा रेडियन मेजर और रियल नंबर के बीच में। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, रेडियन क्या होता है, रेशियो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ ए सर्कल। मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी, और एक होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्राम से भी समझेंगे रियल नंबर और रेडियन मेजर का क्या रिलेशन है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम सब एक यूनिट का एक रे ले लें, ठीक है, AO एक रे है, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज 1 रेडियन रोटेट कर दिए और उसी रे को क्लॉकवाइज भी 1 रेडियन रोटेट कर दिए, क्लॉकवाइज का एंगल बनेगा -1 रेडियन और एंटी क्लॉकवाइज का एंगल बनेगा +1 रेडियन। उसका जो आर्क लेंथ बनेगा उसको अगर हम सब एक थ्रेड से नापे और उसको स्ट्रेट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो 1 यूनिट के इक्वल होगा, 1 यूनिट या 1 नंबर के इक्वल होगा। वही निगेटिव डायरेक्शन में -1 के इक्वल होगा। उसके आगे चलते हैं। अगर हम सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं 2 रेडियन, तो उसका आर्क लेंथ क्या बनेगा, 2 यूनिट, एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में। वही अगर निगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं 2 रेडियन, तो उसका आर्क लेंथ क्या होगा, -2 यूनिट। तो एक तरह से क्या पता चल रहा है, रेडियन और आर्क लेंथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर हम सब एंटी क्लॉकवाइज पाई रेडियन रोटेट कर गए, पाई मतलब क्या होता है, जनरली अप्रॉक्स वैल्यू होता है 3.14, उसको अगर थ्रेड से नापेंगे आर्क लेंथ को तो कितना आएगा, 3.14 के अप्रॉक्स। 3.14 क्या है, रियल नंबर के अंदर आता है। वही अगर निगेटिव डायरेक्शन में भी चलेंगे -पाई, फिर भी -3.14 आएगा लेंथ। तो इससे डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है, थीटा कुछ नहीं है, रियल नंबर का एक फॉर्म है। तो इससे डायरेक्ट रिलेशन निकल के आता है, पॉजिटिव अगर थीटा रहे वो पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल आ रहा है, और अगर थीटा निगेटिव रहे तो निगेटिव रियल नंबर के इक्वल आ रहा है। ये तो हमने देखा डायग्राम से कैसे रेडियन और रियल नंबर इक्वल हो रहे हैं। अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, थीटा इज इक्वल टू होता था आर्क लेंथ बाई रेडियस ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ लेंथ है, मे भी मीटर में हो सकता है, नहीं तो कोई यूनिट। रेडियस भी लेंथ है। तो जब दोनों लेंथ है तो दोनों का रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, एक तरह से सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाएगा। मैग्नीट्यूड दिखाए या बोलें सिर्फ नंबर दिखाएगा। तो उस कंडीशन से भी थीटा डायरेक्ट रिलेट करता है रियल नंबर के इक्वल। तो अगर हम सब रेडियस 1 यूनिट डालें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1, 2 रेडियन इज इक्वल टू 2, पाई रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्स 3.14। ठीक है। अब इसके आगे हम सब डोमेन जो भी लेंगे, यहाँ से तो पता चल गया कि रेडियन और रियल नंबर एक चीज़ है। अब हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी डोमेन लेंगे उसमें रियल नंबर को लेके चलेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए क्या देखा था हमने, रेंज मतलब उसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, -1 से +1 तक, दोनों में कंडीशन में साइन और कॉस। और उस कंडीशन में डोमेन पहले क्या बताया था मैंने, डोमेन में सारे रेडियन आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया, अब डोमेन में सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अगर हम सब इनपुट रियल नंबर दें तो आउटपुट भी हम सबका रियल नंबर निकलेगा। तो इस कंडीशन से भी रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन हो गया। तो अभी तक हमने देखा रेडियन मेजर और रियल नंबर सिमिलर चीज़ है। और दूसरा क्या कंडीशन देखा था, कहाँ कहाँ फंक्शन डिफाइन होगा, कहाँ डिफाइन नहीं होगा, उसका कंडीशन बताया था। तो उस बेसिस पे
x रियल नंबर, उसका आउटपुट भी रियल नंबर। तो इसका डोमेन और रेंज क्या क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। हम सब ने साइन x का निकाला था। साइन x रेंज क्या था, -1 से 1 के बीच में। हम सब कोई भी रियल नंबर डालें, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, नहीं तो उसके इक्वल हो सकता है। साइन के केस में डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर के लिए। इसका आउटपुट मतलब रेंज -1 से -1 के बीच में। एक तरह से इन दोनों के बीच में कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। बेसिकली क्लोज ब्रैकेट का यूज हम सब रियल नंबर के सेट को डिफाइन करने के लिए करते थे, या कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो इनइक्वालिटी के केस में क्या लिख सकते हैं, y कहां से कहां तक वेरी किया, -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा और इक्वल टू, ठीक है। अब कॉस का भी सेम केस था, कॉस भी -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है, तो रेंज सेम, यही सारे रियल नंबर के लिए। तो x क्या हो गया, रियल नंबर, और जो आउटपुट आएगा सेम वही, ठीक है। अब आते हैं tan x पे। tan x क्या है, एक तरह से रेशनल फंक्शन है, sin x बाई cos x। तो उस कंडीशन में नीचे का जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर नीचे का टर्म हो गया तो उस कंडीशन में आउटपुट रियल नंबर से बाहर चला जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो उस कंडीशन में रियल नंबर में से cos थीटा जहाँ जहाँ 0 होगा उस वैल्यू को निकाल देंगे। तो क्या हो गया, x is element of real number and x not equal to 2n plus 1 पाई बाई 2। पाई एक तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 या 22/7 रियल नंबर है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे n का कंडीशन क्या, n है इंटीजर, n इज एलिमेंट ऑफ i लिखिए या z लिखिए, दोनों सेम कंडीशन है। z इंटीजर का सेट है। तो ये आ गया हमारा डोमेन tan थीटा के लिए। और tan x का रेंज क्या होगा, ये सारा रियल वैल्यू अटेन कर सकता है, मतलब रेंज हो गया आपका रियल नंबर, डायरेक्ट रियल नंबर का सेट। अब आते हैं कॉट। कॉट का सेम कंडीशन, cos x बाई साइन x, तो नीचे का टर्म साइन x है, साइन x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी रियल नंबर में से साइन x जहां जहां 0 होगा वो टर्म निकाल देंगे। एंड x नॉट इक्वल टू n पाई, यही टर्म देखे थे हम लोग जिसमें n क्या था, n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ये हो गया डोमेन। रेंज क्या है इसका, सेम रियल नंबर का केस, जैसा tan वैसा ही कॉट। अब आते हैं सेक एक्स पे। सेक एक्स को क्या कह सकते हैं, 1/cos x, नीचे का टर्म है cos x, एक तरह से रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो नीचे का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो जो tan का है डोमेन वही सेक का भी डोमेन हो जाएगा। x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 where n is element of
इंटीजर। सेम यही डोमेन tan x का और sec x का। अब इसका आउटपुट का बात करते हैं। sec x 1/cos x। cos x कहां से कहां तक वेरी करता है? -1 से 1, -1 से 1 ही वेरी करेगा। एक तरह से -1 से 0, 0 से 1 इसी के बीच में रहेगा। तो जितना भी वैल्यू अटेंड करेगा एक तरह से फ्रैक्शन -1 हो सकता है और 1 हो सकता है, उसके बीच में जितना भी चीज़ है सारा फ्रैक्शन -1/2 हो सकता है, -1/3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। वही 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1/2, 1/3 फ्रैक्शन। और किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करें हम लोग तो क्या आएगा? 1 से बड़ा टर्म। तो उस बेसिस पे इसका जो रेंज निकलता है वो -1 से छोटा होगा, नहीं तो +1 से बड़ा होगा। और इक्वल टू का केस कब बनेगा? जब -1 या 1 के इक्वल हो। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो गया? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या उससे बड़ा, नहीं तो लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? -∞ से 1 क्लोज ब्रैकेट, -∞ रियल नंबर के अंदर, नहीं तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये दो सेट का यूनियन हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा इन्हीं के बीच में आएगा। अब cos x का कंडीशन, cos x 1/sin x, sin x 0 नहीं होना चाहिए। सेम cot, तो क्या हो गया? x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल टू n/, एंड n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया हमारा डोमेन cos x का। उसका रेंज सेम यही होगा, क्योंकि साइन के लिए भी सेम कंडीशन है। तो वही आ गया -1 से बड़ा, -1 से छोटा, 1 से बड़ा। इसका भी सेट का रिप्रेजेंटेशन -∞ से 1, सॉरी -1, यहाँ भी -1, दोनों में माइनस, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। अब इसके बाद हम सब बात करेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो अभी तक हम लोग देखें डोमेन और रेंज क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आते हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। पहले sin x से स्टार्ट करते हैं। अगर फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू sin x, जिसमें x क्या है? रियल नंबर, और जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? -1 से 1 के बीच में। हम लोगों ने अभी तक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन का वैल्यू पता किया है। जो जो वैल्यू है वो ग्राफ में पुट कर देंगे। पहले 0 डिग्री पे साइन 0, साइन π/6 कहें या साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। दूसरा पॉइंट कहाँ बनेगा? 0.5 पे। साइन 45 डिग्री या साइन π/4 सेम चीज़ है। उस कंडीशन में 1/√2, 1/√2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 0.7। तो 0.5 के हल्का ऊपर होगा 0.7, यहाँ कहीं। ठीक है, साइन π/3 या साइन
60 डिग्री, क्या होगा √3/2। √3/2 किसके इक्वल होता है 0.86, 0.7 से जस्ट ऊपर, यहां पे कहीं। अब आते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये 1 के इक्वल। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में या 0 से π/2 रियल नंबर के बीच में आउटपुट कर्व आता है एक तरह से, ये आउटपुट ऐसे जाता है। π/2 पे 1। अब π/2 से आगे चलते हैं, एक तरह से 90 डिग्री के आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐड कर दिए, 120 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होगा कॉस 30, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, सेम 0.86, सेम इसी के इक्वल। अगर पॉइंट यहाँ पे होगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, π/2 प्लस π/6 पे क्या होगा वैल्यू फिर से 0.86। अब इसके आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, सेम 1/√2। 1/√2 किसके इक्वल 0.7 के इक्वल। फिर से सेम कंडीशन, नीचे कहीं आया। अब आते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल 1/2, हाफ पे आ गया। साइन पाई या साइन 180 डिग्री 0, तो ये यहां आ गया 0 पे, ठीक है। अब पाई से 2π के बीच में देखते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है, एक तरह से y का वैल्यू निगेटिव, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन पाई बोले या 180 डिग्री बोले प्लस थीटा क्या हुआ माइनस साइन थीटा के इक्वल। अब आते हैं इससे आगे साइन पाई प्लस 30 डिग्री क्या हो गया माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 और माइनस में तो माइनस 1/2, सीधा यहाँ पे ये यहाँ आ गया। उससे आगे बढ़े साइन 180 प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 1/√2, और नीचे यहां इन दोनों के बीच में कहीं होगा 3π/2 मतलब 270 डिग्री। 45 डिग्री से आगे बढ़े 60 डिग्री, साइन 180 प्लस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री क्या हो गया √3/2 निगेटिव में, यहाँ आएगा कहीं, और 270 पे या 180 प्लस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री -1। तो ये ग्राफ ऐसे नीचे जाता है। ऐसे नीचे गया, फिर
अब ऊपर उठेगा। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 डिग्री के बीच में, ये कह सकते हैं 3π/2 से 2π के बीच में। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक तरह से लिख सकते हैं साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। 2π क्या है 360 डिग्री, 2π माइनस थीटा एक तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में अगर ग्राफ दिया है तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। साइन 360 माइनस 30 डिग्री कितना हुआ 330 डिग्री, एक तरह से इधर से बढ़ रहे हैं आगे। साइन 360 माइनस 30 डिग्री कितना हुआ साइन 30 डिग्री, निगेटिव में किसके इक्वल -1/2। इधर से बढ़े यहाँ -1/2 वैल्यू, फिर और घटाएंगे 360 माइनस 45 डिग्री और नीचे आया 45 पे क्या होता है 1/√2 तो -0.7 नीचे आया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मिलाते हैं तो ये बनता है ग्राफ। और 360 डिग्री के बाद या 2π रेडियन के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। एक तरह से जो भी फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा उसको कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी ग्राफ कैसा बनता है, ये होता है -π पे 0, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये हो जाता है हमारा ग्राफ। एक तरह से हर 360 डिग्री के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है, एक तरह से एक पीरियड में चलता है। इस वजह से साइन फंक्शन को एक पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं।